हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल के अवस्थी। बच्चों, आज के इस फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेशन में वी आर गोइंग टू स्टडी द बेसिक इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिक सर्किट्स। राइट, देखो पूरे सेशन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं कुछ 30 सेकेंड्स में। इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू basically deal with the terms that are related to magnetic circuits, चाहे वो MMF हो, चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो, परमिएबिलिटी हो, रिलक्टेंस हो, परमिटेंस हो, एंड द रिलेशन बिटवीन दीज टर्म्स। अगर आपको ये टर्म्स का बेसिक नॉलेज नहीं होगा, इफ यू विल नॉट बी एबल टू crack the formulas of these terms, you will not be able to do complex questions, complex numericals related to magnetic circuit. Right, so chalo, let's start the session. See, if you have to analyze any magnetic circuit, let's forget about a magnetic circuit, let's talk about a circuit. अगर मैं सर्किट की बात करूं बच्चों, तो व्हाट इज अ सर्किट? राइट, सर्किट की बेसिक डेफिनेशन क्या है? इट इज अ क्लोज्ड पाथ, राइट? It is a closed path which has various elements, right? Which has various elements, and all these elements along with the closed path allow the flow of some quantity, right? Flow of some quantity, यही है आपका सर्किट, है ना? अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो आपने अभी तक पढ़ा है, वी आर नॉट स्टडीड मैग्नेटिक सर्किट्स येट, बट आपने इलेक्ट्रिक सर्किट्स पढ़े। तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या है? क्लोज्ड पाथ है जिसमें एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? आपने दो तरीके के पढ़े हैं, या तो एक्टिव एलिमेंट्स या तो पैसिव एलिमेंट्स, राइट? और ये मिलकर क्या फ्लो कराते हैं? करंट फ्लो कराते हैं, राइट? ये था मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट। अपन अपने लोगों को पढ़ना है मैग्नेटिक सर्किट, राइट? तो मैग्नेटिक सर्किट अगेन क्लोज्ड पाथ तो होना बहुत जरूरी है। ये जो वेरियस एलिमेंट हैं, क्या ये अब मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे? यस, जैसे वहां पर एक्टिव और पैसिव एलिमेंट थे, वैसे यहां पर अभी कुछ कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स से बन के बने होंगे, राइट? These elements will be combination of few magnetic materials. यहां पर predominantly बच्चों हम ferromagnetic materials यूज करते हैं। You have studied ferromagnetic materials in basic physics in class 12th, but आगे भी in a short video I will explain you BH curve and ferromagnetic material both, वो हम next lecture में करेंगे, ठीक है ना? अभी के लिए ये जो different elements हैं, ये ferromagnetic material या magnetic material के होते हैं। और बच्चों, जैसे वहां पर क्वांटिटी करंट फ्लो करती है, यहां पर जो क्वांटिटी फ्लो करती है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट? मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम फाई से लिखते हैं, इसकी यूनिट होती है वीबर्स, राइट? या हम इसको WB ऐसे लिखते हैं। तो बेसिकली स्पीकिंग, व्हाट इज अ मैग्नेटिक सर्किट? अ मैग्नेटिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ formed by different magnetic materials that allows the flow of magnetic flux, right? कुछ एक बेसिक एग्जांपल दे देता हूं। आपने क्लास 12th में भी ट्रांसफॉर्मर पढ़ा है, ऐसा कुछ उसका कोर होता था, है ना? ऐसा कुछ उसका कोर होता था, और आप यहां पर वाइंडिंग बांधते थे। आप जैसे ही यहां पर इनपुट पर एक सप्लाई देते थे, आप तुरंत देखते थे कि सर्किट में एक ऐसे फ्लक्स फ्लो करने लगा, राइट? ऐसे एक फ्लक्स सर्किट में फ्लो करता था, दैट वाज मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, राइट? दैट वाज योर मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। तो आई गेस आपको मैग्नेटिक सर्किट की बेसिक डेफिनेशन सभी लर्नर्स को क्लियर हो गई होगी, ठीक? अब कुछ टर्म्स की बात करें। देखो, टर्म्स समझने से पहले, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट के टर्म्स थे और जैसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट फंक्शन करता था, बिल्कुल वैसे ही एक मैग्नेटिक सर्किट भी फंक्शन करता है। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में मेरे पास जो जो टर्म्स थे, उन हर टर्म्स के करेस्पॉन्डिंग मेरे पास मैग्नेटिक सर्किट में भी टर्म्स हैं। तो जो सबसे पहला टर्म हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट? वी विल बी स्टार्टिंग विथ magnetic flux.
तो बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स को समझने के लिए एक बहुत इजी सा एग्जांपल लेते हैं. लेट अस कंसिडर अ मैग्नेट, राइट. एक मैग्नेट में ऑब्वियसली नॉर्थ पोल होते हैं और साउथ पोल होता है, दो पोल होते हैं. एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड दे मूव टूवर्ड्स द साउथ पोल. ये आपने क्लास 12th में भी पढ़ा हुआ है, तो आई गेस इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस they originate from the north pole and they move towards the south pole outside the magnet, right. Now the measure of these magnetic field lines, measure of the magnetic field lines, that is your magnetic flux. अगर किसी मैग्नेट में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो हम बोलेंगे कि वहां पर ज्यादा फ्लक्स है. ओके. मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट मैंने आपको अभी बताया, वीबर होता है, वीबर, एंड वी रिप्रेजेंट इट बाय WB. ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूं कहीं पर 1 वीबर की मैग्नेटिक फील्ड है, दैट मींस 10 to the power 8 lines of forces are present there, right. 1 Weber of magnetic field means 10 to the power 8 magnetic lines of forces. Obviously ये magnetic lines हैं since we are dealing with magnetic circuits. तो अगर मैं बोलूं कहीं पर 5 वीबर की फील्ड है या 5 वीबर का फ्लक्स है, नॉट फील्ड, फ्लक्स. अगर मैं कहीं बोलूं कि 5 वीबर का फ्लक्स है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ बच्चों 5 into 10 to the power 8 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पर फ्लो कर रही हैं. वेरी वेरी क्लियर, राइट. पहला टर्म क्लियर हो गया बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स. चलो अब ये चलते हैं अपने सेकेंड टर्म की तरफ, दैट इज, दिस वाज फर्स्ट, द सेकेंड इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. हम सारे टर्म्स इतनी इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, इतनी इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि आपको अपने सेमेस्टर एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू, एंड यस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. अभी मैग्नेटिक फ्लक्स हम जानते हैं, ये सर डेंसिटी क्यों ऐड कर दी? अच्छा, हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बहुत बेसिक चीज समझते हैं, बेसिक लैंग्वेज में समझते हैं. इफ आई आस्क यू डेंसिटी, मैं किसी भी क्वांटिटी की डेंसिटी नहीं बता सकता अगर मेरे पास एरिया नहीं है. अगर मैं बोलूं आई एम फ्रॉम लखनऊ एंड आई एम सेइंग दैट ओल्ड लखनऊ इज डेंसली पॉपुलेटेड, इसका मतलब क्या हुआ? पर यूनिट एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं. चांदनी चौक इज डेंसली पॉपुलेटेड. व्हाई? बिकॉज in comparison to per unit land the number of people residing or staying is more, इसीलिए वो डेंसली पॉपुलेटेड है. अब मेरे को बताओ, अगर मेरे को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है, क्या मैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बिना एरिया को इंक्लूड किए निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता सर. तो सबसे पहले समझो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अपन इसको B से लिखते हैं. क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए सर, मैग्नेटिक फ्लक्स को एरिया से डिवाइड कर दें, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आ गया. आप कहीं पर भी देखो, फिजिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, आपने क्लास 12th में करंट डेंसिटी पढ़ी थी, J, याद आया? जैसे मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में करंट डेंसिटी है. करंट डेंसिटी क्या थी? J इज इक्वल टू I/A. आप डेंसिटी निकाल रहे थे तो आपको पर यूनिट एरिया लेना ही था. यूनिट बच्चों कितनी हो जाएगी? वीबर पर मीटर स्क्वायर. तो आई होप आपको अब याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं. मैग्नेटिक फ्लक्स इज फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज, सर फाई को ए से डिवाइड कर दिया, राइट. चलो अभी अपन नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं. द थर्ड इज योर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, देखिए सेशन के एंड में मैं सभी टर्म्स को एक साथ रिलेट भी कर दूंगा. चलो भाई, अब कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं या कुछ ऐसे मैग्नेट होते हैं जो वीक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, राइट. मैग्नेटिक फील्ड वीक है या स्ट्रांग है, ये कैसे पता चलेगा? उसके पास एक और मैग्नेट ले आते हैं सर, या एक और मैग्नेटिक मटेरियल ले आते हैं. अगर वो मैग्नेटिक मटेरियल ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है
तो हम क्या बोलेंगे, सर बहुत स्ट्रांग फील्ड है। अगर वो मैग्नेट, वो जो दूसरा मैग्नेट मैं लाया हूं या वो जो दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल मैं लाया हूं, वो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करे, तो मैं क्या बोलूंगा, सर मैग्नेटिक फील्ड तो है बट सर उतनी स्ट्रांग नहीं है, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बताती है, ये मेरे को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की ताकत बताती है, हाउ स्ट्रांग अ मैग्नेटिक फील्ड इज, राइट। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टेल्स मी हाउ स्ट्रांग अ मैग्नेटिक फील्ड इज, एंड वी रिप्रेजेंट इट एज Ni/L। अब बहुत से बच्चे अभी बोलेंगे सर Ni तो आपने बताया नहीं। देखो मैं यहां पर आपको एक आइडिया दे देता हूं, अभी Ni में इसी सेशन के लास्ट में समझाऊंगा तो समझ में आएगा, ठीक। Ni इज योर मैग्नेटोमोटिव फोर्स, राइट। दिस इज योर मैग्नेटोमोटिव फोर्स, MMF। आप EMF जानते हो, बिल्कुल वैसे ही MMF भी होता है। अभी इसी सेशन के लास्ट में हम MMF पे बिल्कुल डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अपन कैसे निकाल रहे हैं, Ni/L, राइट, जहां पर N इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कंडक्टर, नंबर ऑफ टर्न्स in the conductor, okay. What is I is the current in the conductor, current in conductor. And what is L is the length of the conductor, please ध्यान रखेंगे, length of the conductor, this is the length of the conductor। जिस कंडक्टर की बात कर रहे हैं उस कंडक्टर की लेंथ इज L, राइट। तो दिस वाज योर थर्ड टर्म। अब आते हैं फोर्थ और सबसे इंटरेस्टिंग टर्म पे, विच इज परमिएबिलिटी, ओके। अब आप लोगों ने क्लास 12th फिजिक्स में सबने परमिटिविटी पढ़ा है, राइट। सबने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पढ़ रखा है। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट्स में परमिएबिलिटी होता है, राइट। परमिटिविटी क्या था, परमिटिविटी वाज द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। तो परमिएबिलिटी क्या हुआ, कोई भी मटेरियल अपने अंदर से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास करने दे सकता है, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पेनिट्रेट, परमिएटेट करने दे सकता है, वही उसकी परमिएबिलिटी है। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो बहुत रेडिली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है सर आराम से मैग्नेटिक फ्लक्स को पास होने देंगे, जल्दी जल्दी मैग्नेटाइज होंगे, तो वो हाई परमिएबिलिटी हुई। कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जो अपने अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स को पास नहीं होने देंगे, ऐसे मटेरियल्स की परमिएबिलिटी लो होगी, राइट। परमिएबिलिटी को हम म्यू से लिखते हैं बच्चों, म्यू, एंड द फॉर्मूला फॉर म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ये बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला है जैसे आपने पढ़ा था एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, जहां पर म्यू नॉट इज योर एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट permeability, and mu r is your relative permeability। देखो आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, अगर ये सेशन देख रहे हो, या मे बी 12th के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अब ये तो एक बेसिक फॉर्मूला हो गया परमेबिलिटी का जो आपको किताब में भी मिलेगा। अदरवाइज अगर मैं परमेबिलिटी की बात करूं तो मेरी परमेबिलिटी इज बेसिकली द रेशियो ऑफ बी अपॉन एच, राइट। इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये आया कहां से, अभी थोड़ी देर बाद ये भी आपको डिराइव करके दिखा दूंगा। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, परमिबिलिटी मीडियम क्या के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स को पेनिट्रेट करने की एबिलिटी है, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड है। एयर के लिए या वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। तो ये आप पुराने क्लासेस में भी पढ़ के आए हो, तो नो प्रॉब्लम। चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द नेक्स्ट टर्म फॉर मैग्नेटिक सर्किट्स इज योर रिलक्टेंस। नाउ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म,
रिलक्टेंस। व्हाट इज रिलक्टेंस? जैसे बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस जो काम करता था, मैग्नेटिक सर्किट में वही काम रिलक्टेंस करता है। और सर रेजिस्टेंस तो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता था, तो रिलक्टेंस क्या करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। ठीक, जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वैसे ही रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो, यू पुट अ कांस्टेंट दैट इज म्यू। म्यू इज परमिएबिलिटी, और आप जानते हो परमिएबिलिटी को आप लिख सकते हो म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू ए। इज दैट वेरी 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 क्लियर? राइट, रिलेक्टेंस की बात समझ में आ गई। नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखेंगे, रिलक्टेंस, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, डिपेंड्स ऑन फिजिकल डायमेंशन, राइट, ऑन फिजिकल डायमेंशंस एंड मटीरियल। ओके, मटीरियल पे क्यों? ये मटीरियल प्रॉपर्टी है। फिजिकल डायमेंशन क्यों? क्योंकि अपने पास लेंथ और एरिया है। ठीक है ना? तो रिलक्टेंस सर्किट में वही काम करेगा जो मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस वही काम करेगा जो इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस करता है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? चलो, 6th इज परमियंस। नाउ ये बहुत से लोगों को नया लगेगा। जैसे बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टिविटी होता था ना, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 1 अपॉन आर, बिल्कुल वैसे ही यहां पर परमियंस होता है। परमियंस का ये सिंबल होता है, कुछ किताबों में पी भी लिखा हुआ है, एंड दिस इज लाइक 1 अपॉन एच, राइट? तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस। ठीक, अब आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो बहुत से लोगों को, बहुत से लर्नर्स को लगेगा कि सर को यहां से शुरू करना चाहिए, बट आई हैव अ रीजन मैंने यहां से शुरू नहीं किया। एंड द नेक्स्ट टर्म इज एम एम एफ, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म। पूरे मैग्नेटिक सर्किट, पूरे मैग्नेटिज्म का बेस है एम एम एफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अब देखो इसको, इसकी एनालॉजी कैसे बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में आपने ईएमएफ पढ़ा था, राइट? क्लास 10th से आप ईएमएफ पढ़ते आ रहे हो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे बच्चों, करंट कैसे फ्लो करेगा, राइट? आप ईएमएफ ऑफ सेल इसीलिए तो बोलते हो भाई, अगर सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आयंस मूव नहीं करेंगे तो सर कह रहा हूं, सेल का ईएमएफ कैसे डेवलप होगा? अगर सेल का ईएमएफ डाउन होता जाएगा तो सेल आपको वोल्टेज कैसे देगा? ठीक है ना? तो ईएमएफ को आप वोल्टेज मान लेते थे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ सभी पढ़ के आए हो, राइट? ईएमएफ पे ही तो बेस्ड है ना? अच्छा, अब आप मेरे को बताओ वोल्टेज की वैल्यू क्या थी? I इंटू आर। ठीक, यह है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। अब मेरे को बताओ मैग्नेटिक सर्किट में अगर एमएमएफ वही है, तो जो करंट था इलेक्ट्रिक सर्किट में वो मैग्नेटिक सर्किट में फाई था। वापस से पहले पॉइंट पे जाओ, मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो कर रहा था, राइट? मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स, ये बिल्कुल वही चीज थी जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट था, और जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस था बच्चों, वो यहां पर रिलक्टेंस था। यस, तो एमएमएफ का पहला फॉर्मूला आपके पास आ गया, फाई इंटू एस। ठीक, अब अभी हम एस का फॉर्मूला निकाल के लाए हैं, एस इज इक्वल टू एल म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए, या हम इसको लिख सकते हैं म्यू इंटू ए, लिख सकते हैं। तो एस का ये फॉर्मूला यहां रखते हैं, एमएमएफ इज इक्वल टू फाई एल म्यू इंटू ए। ठीक, अब आप मेरे को बताओ व्हाट इज फाई अपॉन ए? जस्ट पीछे चलते हैं वापस। क्या आपने फाई अपॉन ए कहीं देखा है? बिल्कुल देखा है सर, फाई अपॉन ए तो बी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो क्या मैं इसको बी एल अपॉन म्यू लिख दूं सर? अब म्यू का फॉर्मूला क्या हमने देखा है? हाँ सर देखा है,
म्यू तो होता है बी अपॉन एच, तो यहां पर बी अपॉन एच लिख दें, बी एल डिवाइडेड बाई बी अपॉन एच। बी से बी कैंसिल, क्या एमएमएफ का एक और फॉर्मूला मिल गया, एच इंटू एल। यस, मिल गया। अब सर मुझे एक बात बताओ, एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू है n इंटू आई अपॉन एल, तो h की जगह लिख देते हैं n इंटू आई अपॉन एल इंटू एल। तो क्या मेरे पास एमएमएफ का एक और फॉर्मूला आ गया, दैट इज n इंटू आई। नाउ ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड। एमएमएफ फाई एस भी है, एमएमएफ एच एल भी है, एमएमएफ एन आई भी है। क्वेश्चन में मुझे जैसा डेटा रिक्वायर्ड होगा मैं वैसा फॉर्मूला यूज करूंगा, राइट। वेरी वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू, ठीक। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा एक रफ आइडिया ले लेते हैं बीएच कर्व का, राइट। बीएच कर्व, इसको मैग्नेटाइजिंग कर्व या मैग्नेटाइजेशन कर्व भी बोलते हैं। बीएच कर्व में हम क्या करते हैं, वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट, एंड दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो अब यहां पर दोनों के बीच का रिलेशन है बच्चों, B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। आपको मालूम है एयर के लिए म्यू का वैल्यू 1 हो जाएगा, राइट, द वैल्यू ऑफ ए विल बी 1। अगर E का वैल्यू 1 हो गया तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। तो एयर के लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, एयर के लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अदरवाइज दिस इज हाउ योर मैग्नेटाइजेशन कर्व गोज, राइट। इसको मैं A बोल देता हूं, इसको मैं B बोल देता हूं, इसको मैं K बोल देता हूं। इतना हिस्सा दिस इज लीनियर, राइट, एंड ये वाला पार्ट दिस इज सैचुरेशन। अभी मैं सब समझाता हूं, व्हाट इज सैचुरेशन, व्हाट इज लीनियर, राइट। और ये जो थोड़ा पार्ट है इनिशियल पार्ट, ये नॉन लीनियर रहता है। बहुत सी बुक में यहीं से लीनियर बना देते हैं या यहीं से नॉन लीनियर बना देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करते। दिस इज योर नेल रीजन या नी रीजन, इसको हम नी रीजन बोलते हैं, ठीक। अब इसको समझते हैं होता क्या है। हम मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए बीएच कर्व बनाते हैं, बेसिकली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए बात करते हैं। तो अब बच्चों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी है। देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहता है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, राइट। ये आप क्लास 12th में पढ़ के आए हो। तो जरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, बोर्स थ्योरी क्या कहती है, बोर्स थ्योरी कहती है दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन स्टेबल ऑर्बिट, राइट। भाई न्यूक्लियस फिक्स है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ स्टेबल ऑर्बिट। जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज्ड पार्टिकल, ये चार्ज्ड पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, यस, दे विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, फाइन, मेन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी एक्सिस पर भी घूमते हैं, जैसे अर्थ घूम रही है, तो ये एक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं जो होती है स्पिन मैग्नेटिक फील्ड, स्पिन मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड, ये रोटेशन वाली मैग्नेटिक फील्ड और ये स्पिन मैग्नेटिक फील्ड ये मिस अलाइन होती है, राइट, और एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, राइट। होता क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हमारे पास छोटे छोटे रीजन्स होते हैं। मान लीजिए मैं आपको कुछ ऐसे आर्बिट्री रीजन्स बना दूं, हर रीजन में छोटे छोटे, दीज रीजन्स आर कॉल्ड डोमेन्स, राइट, और हर डोमेन मैग्नेटिकली अलग अलग डायरेक्शन में अलाइन होता है। ये कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, राइट, दिस कैन बी एनी डायरेक्शन, एनी रैंडम डायरेक्शन। बट व्हाट हैपेंस, जब मैं इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो ये सभी डोमेन्स धीरे धीरे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने लगते हैं। ये वो रीजन है जब अलाइन हो रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, अच्छा जब ये अलाइन हो रहे हैं तो मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है, राइट। आप मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो
मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी बढ़ती जा रही है। एक टाइम ऐसा आता है बच्चों जब ये सभी डोमेन्स एक तरफ अलाइन हो जाते हैं। अब ये सभी डोमेन्स एक ही तरफ है। अब आप मुझे बताओ, आप मैग्नेटिक फील्ड कितनी भी बढ़ा लो, क्या फर्दर मैग्नेटाइजेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर। नाउ दिस इज योर सैचुरेशन रीजन, राइट। अच्छा, इनिशियल नॉन लीनियर क्यों होता है? इनिशियल नॉन लीनियर इसलिए होता है क्योंकि जब आप धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना शुरू करते हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो पहले ये बिल्कुल रैंडम हैप्पैजार्ड मैनर में, तो वो इनिशियल टाइम लेते हैं, इनिशियल इंस्टेंस लेते हैं अपनी रेस्ट पोजीशन से, अपने इनर्शिया से डिस्टर्ब होने में। तो ये सबके लिए अलग अलग होता है, इसीलिए इनिशियली थोड़ा सा नॉन लीनियर होता है। अगर आप लीनियर बना के ऐसा भी बना दोगे तो भी चलेगा, ठीक, बट टेक्निकली स्पीकिंग वो इनिशियली नॉन लीनियर ही होता है। आगे जाके हम इसी को हिस्टीरेसिस कर्व बोलेंगे। आप खुद ही बताओ, अगर आप बार बार एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ और फिर घटाओ तो बार बार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होगा, राइट। बार बार मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन होगा। इस कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन में कुछ लॉसेस होंगे, वो हिस्टीरेसिस लॉस होते हैं, हम ट्रांसफॉर्मर में वापस से पढ़ेंगे, राइट। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? ठीक है बच्चों, तो आपको अगर मैग्नेटिक सर्किट पढ़ना है तो इतने टर्म्स आपको पता होने चाहिए। तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में अभी जब आगे हम ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे या कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। एक छोटा सा सेशन और करूंगा जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट की एनालॉजी, सिमिलैरिटी बताऊंगा। 15 मिनट का सेशन होगा, मे बी टुमारो यू विल गेट दैट सेशन, राइट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। एंड हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, जिस पर अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूं। प्लीज कनेक्ट विद अस ऑन दैट टेलीग्राम चैनल। फर्स्ट ईयर से ही कनेक्ट हो जाओगे तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर तक आपको कोई टेंशन नहीं होगी। सारे सब्जेक्ट्स के इंजीनियरिंग के वीडियोस आपको मिलेंगे, राइट। अभी के लिए इतना ही है। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी वेरी मच।